हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। हम सीधे बात करेंगे अपनी टॉपिक का, और आज हम आपके सम्मुख पदावतरण संबंधी प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हुए हैं। यह पदावतरण संबंधी प्रश्नों का दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, यदि आप देखे ना हो तो अवश्य देख लें। परीक्षा की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। पहला है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न वासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा आनंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। ध्यान दीजिए, बहुत धैर्यता के साथ पहले हम पदखंड को पढ़ेंगे, पुनः प्रश्नों पर विचार करेंगे कि प्रश्न क्या पूछे गए हैं। कुछ प्रश्न आपके सम्मुख दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक लिखिए। उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक लिखिए। ध्यान दीजिए, किस पहले आपको ये ध्यान देना है किस पाठ से लिया गया है। तो प्रयुक्त पद्यांश का शीर्षक क्या है? आपने पढ़ा होगा जयशंकर प्रसाद के श्रद्धा मनु नामक शीर्षक से लिया गया है। किससे लिया गया? मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, श्रद्धा मनु नामक शीर्षक से। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? श्रद्धा मनु। क्लियर हो गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, पद्यांश का प्रसंग लिखिए। तो हम एक बार काव्य खंड पे विचार करेंगे, पुनः उसके पश्चात ही प्रसंग लिखेंगे। तो आप लिखेंगे, प्रस्तुत काव्य खंड में प्रसाद जी ने श्रद्धा के द्वारा मनु के निराश मन को प्रेरणा दी है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न वासी फूल, यहाँ प्रेरणा दिया जा रहा है। श्रद्धा के द्वारा मनु के हताश मन को, निराश मन को मानो प्रेरणा दी गई है। स्पष्ट हो गया। तीसरा प्रसंग देख लें। कह रहा, प्रकृति के फूल, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रकृति के फूल का तात्पर्य यह है, प्रसाद जी कहते कि प्रकृति में प्राकृतिक छटा कभी भी वासी एवं मुरझाए हुए फूल से नहीं आती है। यहाँ पुनः एक बार मैं बता दे रही हूँ, यहाँ दिया है प्रकृति के फूल, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ दे रहा है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न वासी फूल। प्रसाद जी कहते हैं कि प्रकृति में जो प्राकृतिक छटा है, प्राकृतिक सौंदर्य है, उस सौंदर्य का श्रृंगार कभी भी बासी अथवा मुरझाए हुए फूलों से नहीं की जा सकती। मैं श्रद्धा मनु, प्रसाद जी द्वारा रचित श्रद्धा मनु पे भी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। यदि आप इसका अर्थ वाला वीडियो नहीं देखे हो, काव्यखंड की व्याख्या वाला वीडियो नहीं देखे हो, तो आप देख सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत आवश्यक है। अतः आपको यदि क्लियर न हो पा रहा हो कि कहाँ से लिया गया है, तो आप उसे देख सकते हैं। एक एक शब्द को क्लियर किया गया वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ध्यान देखा जाए कि कहाँ से रेखांकित अंश भी कहा है। फिर वही है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी ना वासी फूल। दो प्रश्न सेम उत्तर हो जाएंगे। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, प्रसाद जी कहते हैं कि प्रकृति के सौंदर्य का या प्रकृति की छटा का श्रृंगार कभी मुरझाए हुए या वासी फूल द्वारा नहीं की जा सकती। अर्थात निर्जीव और बेजान फूल कभी भी प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ा नहीं सकते। उन फूलों के द्वारा, उन मुरझाए हुए फूलों के द्वारा प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन या श्रृंगार नहीं किया जा सकता। स्पष्ट हो गया होगा। अगला है, भू शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। कुछ भी यहाँ से उठा सकता है, यहाँ तो भू शब्द उठाया है, कुछ भी उठा सकता है। देखिए यहाँ दिया भूखंड,
एक तुम यह विस्तृत भूखंड, या भू शब्द का यहाँ पर्यायवाची पूछ रहा है, तो कह रहा है भू शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो भू का क्या हो जाएगा? भू पृथ्वी, धरती, भूमि किसका है? भू की पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा कुछ भी पूछ सकता है। पद्यांश के काव्य सौंदर्य लिखे। ध्यान दीजिए, काव्य सौंदर्य होता क्या है? काव्य सौंदर्य का तात्पर्य है अलंकार, रस, छंद, गुण, शब्द शक्ति और भाषा। तो सबसे पहले हम काव्य सौंदर्य पे, भाषा पे विचार करेंगे। इसमें भाषा क्या है? तो प्रसाद जी द्वारा श्रद्धा मनु, जितने भी श्रद्धा मनु के प्रसंग आए, सबकी भाषा क्या है? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, या साहित्यिक बोली भी लिख सकते हैं, या खड़ी बोली भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? खड़ी बोली भी आप लिख सकते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगला इसमें हो जाएगा कि इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ध्यान दीजिए, बार बार उपमा और उत्प्रेक्षा का प्रयोग हुआ है। किस किस अलंकार का? उपमा एवं उत्प्रेक्षा अलंकार का। उपमा एवं उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ। अब रस क्या है? जब किसी को कुछ समझाया जाए अथवा बताया जाए, वहाँ पे शांत भाव से समझाया जाए या कुछ प्रेरणा दिया जाए, वहाँ रस हमेशा क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, हमेशा रस शांत रस हो जाएगा। कौन सा रस हो जाएगा? शांत रस हो जाएगा। गुण कौन सा है? जब किसी को समझाया जाए सात्विक साधारण शब्दों में, तो हमेशा गुण प्रसाद गुण हो जाएगा। स्पष्ट हो गया होगा? अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका है पदावतरण संबंधी प्रश्नों की श्रृंखला चल रहा है। पहला क्लियर हो गया। दूसरा खंड आपके सम्मुख पदखंड लेकर उपस्थित हुए हैं। यह कह रहे हैं, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकई स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारावृता यथा विधुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंह कह रहा है कि वह सिंह अब थी हा गोमुखी गंगा। अब इस पे भी हम विचार करेंगे। पहले ध्यान देंगे प्रश्न क्या पूछे गए हैं। उपर्युक्त पद्यांश के लेखक का नाम लिखिए। पहला प्रश्न आपके सम्मुख है। उपर्युक्त पद्यांश के लेखक का नाम लिखिए। तो ध्यान दीजिए, उपर्युक्त पद्यांश किससे लिया गया है? कैकेयी के अनुताप से लिया गया। और किसकी रचना है? तो ये रचना मैथिली शरण गुप्त जी का है। तो पहला उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त आप लिखेंगे, उपर्युक्त पद्यांश के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। स्पष्ट हो गया। और दूसरा प्रश्न है, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। यहाँ कुछ छूट गया है। यहाँ यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को का भावार्थ लिखिए। तो इसमें अथवा ये प्रश्न था कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, यह पंक्ति किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो यह पंक्ति कैकेयी ने श्री रामचंद्र जी के लिए कहा है। किसके लिए कहा है? मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, श्री रामचंद्र जी के लिए, श्री राम जी के लिए, श्री रामचंद्र जी के लिए। स्पष्ट हो गया होगा। तीसरे प्रसंग देख लिया जाए। रेखांकित अंश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। व्याख्या भी करना है और प्रसंग भी बताना है। तो बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंह अब थी हा गोमुखी गंगा। यहाँ कहा जा रहा है, कैकेयी के विषय में कहा गया है। तो हम सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। श्री राम ने कैकेयी को संबोधित करते हुए कहा था कि, प्रस्तुत पंक्ति में कहा जा रहा है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा कि वह असंख्य तारागढ़ के नीचे बैठी हुई मानो गोमुख की समान शांत हो गई थी। अब इसका व्याख्या देख लिया जाए कि व्याख्या क्या कह रहा है कि जिस प्रकार कैकेयी निश्चल और स्थिर बैठी हुई थी, उस किसके असंग तरंगा, असंख्य अर्थात
भावों की, अनेक प्रकार के भाव की लहर उठ रही थी मन में। उसके हृदय में अनेक प्रकार के भाव, असंख्य तरंगा या तरंग से है, लहर से है। उसके हृदय में अनेक प्रकार भाव की लहर उठ रही थी और वह सिंही सिंही अर्थात सिंहनी जैसे रूप धारण करने वाली वह कैकेयी, हाँ गोमुखी गंगा, मानो वह कैकेयी अब गोमुखी गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र हो गई थी। अर्थात उसके मुख से गंगा जल के समान कल्याणकारी और मधुर शब्द निकल रहे थे। अभी स्पष्ट हो गया होगा। चौथे का भी प्रसंग, तीसरे का रेखांकित अंश की सब प्रसंग और व्याख्या भी स्पष्ट हो गया। आपको क्या लिखना है? चौथा प्रश्न है, गोमुखी गंगा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ध्यान दीजिए, गोमुखी गंगा शब्द अभी बताया गया है। गोमुखी गंगा शब्द यहाँ कैकेयी के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए? कैकेयी के लिए प्रयुक्त हुआ है। स्पष्ट हो गया। पांचवा प्रश्न है, पद्यांश का भावार्थ लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ क्या है? एक बार मैं बता दे रही हूँ। कह रही हैं, कैकेयी कह रही हैं कि हे राम, यदि तुम्हारी बात ये सत्य है तो ये सारी बात सत्य, तो मैं माँ होते भी भरत को समझ नहीं पाई। और कह रही हैं, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। इस प्रकार कैकेयी को सुन करके सभा में उपस्थित समस्त जनता क्या हो गई? आश्चर्य में पड़ गई। सबने रानी को और अचानक देखा और सबने रानी की ओर देखते हुए, भावार्थ नहीं, यहाँ मैं व्याख्या नहीं भावार्थ बता रही हूँ। सबने रानी को मानो अचानक देखते हुए वहाँ की जनता को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब वह कैकेयी उस समय विधवा के वेश में वह सफेद वस्त्र धारण की हुई ऐसी प्रतीत हो रही थी कि मानो कोहरे से ढकी हुई कोई चांदनी हो। और उसके हृदय में अनेक प्रकार की लहरें उठ रही थी, मानो वह कैकेयी अब सिंहनी के समान न होकर के एक गोमुखी गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र हो गई थी। अगर भावार्थ आए तो आप भावार्थ लिखेंगे, व्याख्या प्रसंग पूछे तो व्याख्या और प्रसंग लिखेंगे। पद्यांश की काव्य सौंदर्य की विशेषताएं लिखी। तो काव्य सौंदर्य के मैं बता दी हूँ क्या क्या है। भाषा आप सबसे पहले लिखें। भाषा क्या है इनकी? इनकी भी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। पुनः अलंकार पूछेगा। अलंकार काव्य सौंदर्य में क्या आता? अलंकार में क्या है? इसमें भी ध्यान दीजिए कौन कौन से अलंकार हैं। इसमें भी वैधवेश्वर को, सब रानी को, ये भी उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर छटा देखने के लिए मिल रहा है। तो आप लिखेंगे उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार है। रस कौन सा है? जब किसी से विनम्र निवेदन किया जाए या किसी को समझाया जाए शांत भाव से, तो हमेशा रस क्या होगा? शांत रस होगा। क्या होगा? शांत रस होगा। स्पष्ट हो गया होगा। अगर छंद पूछ दे तो प्रस्तुत छंद में समय या छंद है। जितना हो सके यहाँ सब कुछ मैं क्लियर कर रही हूँ, सब कुछ स्पष्टता के साथ बताया जा रहा है। आपको भी स्पष्ट हो गया होगा। पदावतरण संबंधी प्रश्नों की श्रृंखला में ये तीसरा आपका पदखंड है। अहे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विष का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही नयनोन्मलीन, निखिल उत्थान पतन, अहे वासुकी सहस्त्र फन। पुनः आगे करें, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे हैं जके विचित वच स्थल पर, सत फनोच्छ्वास स्फूर्ति फुतकार भयंकर, घुमा रहे हैं घनाकार जगतिका अंबर, मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कचुक कल्पांतर, अखिल विष ही विवर्तन, वक्र कुंडल दिग्मंडल। यहाँ दो एक ही साथ हम दो ले लें। जो महत्वपूर्ण काव्य खंड है उन दोनों काव्य खंड को एक ही में उठाएं, दोनों को ही कवर करेंगे। यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा भी लंबा होगा, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, एक एक कंसेप्ट को क्लियर किया जा रहा है। उपर्युक्त पद्यांश का सौंदर्य लिखिए। तो आप लिखेंगे, यहाँ सौंदर्य पूछा जा रहा है, मैं सौंदर्य पे एक वीडियो अपलोड करूँगी,
किंतु यहाँ बता दे रही हूँ, प्रस्तुत पद्यांश प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित उनके कविता संग्रह पल्लव से लिया गया है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में परिवर्तन नामक कविता के रूप में संकलित है। स्पष्ट हो गया। पद्यांश का प्रसंग लिखिए। यदि प्रसंग पूछ रहा तो आप प्रसंग लिखें। संदर्भ और प्रसंग दोनों ही अलग होता है। तो यहाँ पहला प्रश्न संदर्भ से है और दूसरा प्रश्न प्रसंग से है। तो दूसरा प्रश्न पे भी हम विचार करेंगे कि प्रसंग इसमें क्या प्रसंग में पूछ रहा है। तो कहा अहे निष्ठुर परिवर्तन। तो यहाँ कह रहा है प्रसंग, दूसरा प्रश्न है प्रसंग से कह रहा है यहाँ परिवर्तन को विनाश और सर्पों के राजा वासुकी के समान भयंकर सिद्ध किया गया। पुनः एक बार हम दिखा दे रहे हैं प्रसंग में अहे निष्ठुर परिवर्तन। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ परिवर्तन को विनाशकारक और सर्पों के राजा वासुकी के समान भयानक सिद्ध किया गया है। तीसरा प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखा जाए रेखांकित अंश कहाँ से लिया गया है। पहला है अहे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही नैनोन मिलन। कह रहे हैं अब इसका व्याख्या कह रहा है तो व्याख्या, भावार्थ कहेगा तो भावार्थ बताना रहेगा, लेकिन यहाँ व्याख्या पूछा जा रहा है तो इसका व्याख्या देखेंगे। हे निष्ठुर परिवर्तन, जब तुम्हारा प्रलयकालीन तांडव नृत्य करते हो तो उसके भंवर में फंसकर इस विश्व का करुण अंत हो जाता है। हे निष्ठुर परिवर्तन, हे निष्ठुर परिवर्तन, जब तुम्हारा प्रलयकालीन तांडव नृत्य करते हो तो उसके भंवर में फंसकर इस विश्व का कह रहा है तांडव नृत्य करते हो तो विश्व का करुण विवर्तन। विवर्तन का अर्थ होता है फैलाव या परिवर्तन। तो कह रहा है इस विश्व का करुण अंत हो जाता है, कष्टदायक अंत हो जाता है। पुनः करें संसार में जो उत्थान और पतन होता है, जो भी क्रांतियाँ होती हैं, क्रांतियाँ मतलब विवर्तन परिवर्तन ही होता है, वो मानो तुम्हारे नेत्रों के, तुम्हारे नैनोन मिलन, तुम्हारे नेत्रों के खुलने और बंद होने के साथ ही होती है। अर्थात तुम्हारे नेत्र खोलने पे उत्थान और बंद करने पे पतन होता है। इतने अगर जितनी पंक्तियाँ पूछे उतने का भावार्थ, उसकी व्याख्या लिखना होगा। भावार्थ अलग होता है, व्याख्या अलग होता है। स्पष्ट हो गया होगा। अगले प्रश्न पे विचार करेंगे। अगला प्रश्न है क्या, कह रहा है पद्यांश के आधार पर परिवर्तन रूपी वासुकी का रूपक प्रस्तुत कीजिए। तो रूपक यहाँ पूछ रहा है, रूपक क्या है, यानी सर्पों के राजा वासुकी के समान आप लिखेंगे कि सर्पों के राजा वासुकी के समान परिवर्तन भी विश्व के लिए अत्यंत भयंकर है। स्पष्ट हो गया होगा। अब पांचवा दे रहा है पद्यांश का भावार्थ लिखिए। तो ये आपके लिए है, आप लिख के हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पद्यांश का भावार्थ क्या होगा। लास्ट है निम्नलिखित बिंदु के आधार पर, हाँ आपको बिंदु भी दिए, जैसे काव्य सौंदर्य के तत्व पूछ रहा है वैसे बिंदु भी दे सकता है, भाषा दे सकता है, शब्द शक्ति दे सकता है, अलंकार और रस भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ भाषा पूछा गया, भाषा क्या है आप लिखेंगे शुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली भाषा। यदि पूछे इसका तो आप लिखेंगे भाषा शुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। पुनः शब्द शक्ति पूछे, यदि शब्द शक्ति पूछे लक्षणा और व्यंजना का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया है, ज़्यादा जोर नहीं डालना है, बस शब्द शक्ति क्या होता है एक छोटा सा वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी शब्द शक्ति पे। शब्द शक्ति है क्या, तो शब्द शक्ति में अगर शब्द शक्ति पूछे आप लिखेंगे लक्षणा और व्यंजना का। एकदम इसको तो एकदम रट ही डालिए। जो ये वीडियो मैं आपको आपके सम्मुख दे रही हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने तरफ से, इसको रट डालिए एकदम। तो यहाँ पूछ रहा है शब्द शक्ति, शब्द शक्ति क्या है, लक्षणा और व्यंजना का सुंदर प्रयोग हुआ है। अगर अलंकार पूछ रहा है तो रूपक अलंकार है, साथ ही साथ विरोधाभास का भी और अनुप्रास अलंकार का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। रस क्या है, यदि रस पूछे तो भयानक, अरे निष्ठुर परिवर्तन तुम, अरे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नर्तन।
तो इसमें क्या भयानकता का दृश्य झलक रहा है, तो रस क्या हो जाएगा, भयानक रस हो जाएगा। छंद पूछ रहा है, तो छंद में स्वछंद का प्रयोग किया गया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो का श्रृंखला में पुनः लेकर उपस्थित होंगी। बहुत जल्दी पद अवतरण से संबंधित और अन्य भी वीडियो अपलोड करूंगी। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद।